फाइनेंशियल मार्केट सिंपली इकोनॉमी का वो हिस्सा होता है जहां पैसा उन लोगों या इंस्टीट्यूशंस के बीच मूव करता है जिनके पास एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं और उनके बीच जिनको फंड्स की ज़रूरत होती है। यहाँ बेसिक डील इंटरेस्ट या डिविडेंड के फॉर्म में होती है। हर इकोनॉमी में ये मार्केट या तो ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर्ली रेगुलेटेड फॉर्म में इंस्टीट्यूशंस के साथ होता है या फिर अनऑर्गेनाइज्ड लूजली रेगुलेटेड फॉर्म में ऑफिशियल सिस्टम्स के बाहर भी एग्जिस्ट करता है। आज फाइनेंशियल मार्केट्स को दो बड़े पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट शॉर्ट टर्म पैसे की ज़रूरत को पूरा करता है और दूसरा लॉन्ग टर्म पैसे की। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल मार्केट को मनी मार्केट कहते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट को कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट 364 डेज तक की नीड्स को हैंडल करता है और कैपिटल मार्केट 364 डेज से ज़्यादा की। इस बेसिक आइडिया की बात चलिए देखते हैं कि इंडिया का फाइनेंशियल मार्केट कैसे काम करता है, मनी मार्केट से शुरू करते हुए। मनी मार्केट वो जगह है जहां शॉर्ट टर्म के लिए पैसे बोरो और लेंड किए जाते हैं। यहां पैसा बैंक्स, गवर्नमेंट, कंपनीज या फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे पार्टिसिपेंट्स के बीच मूव होता है। कुछ के पास एक्स्ट्रा कैश होता है, कुछ के पास शॉर्टेज, और वो शॉर्ट पीरियड के लिए पैसे का ट्रेडिंग करते हैं। जिस रेट पर ये ट्रेडिंग होती है उसे डिस्काउंट रेट कहते हैं। यूजुअली ये डेली डिमांड सप्लाई से डिसाइड होता है, लेकिन आरबीआई के रेपो रेट से भी गाइडेड होता है। कभी कभी इस मार्केट में बोरोइंग के लिए गारंटी या सिक्योरिटी चाहिए होती है, कभी नहीं। मनी मार्केट में कई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी ट्रेड होते हैं जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो भी बहुत कम कॉस्ट पर। इन्हें क्लोज सब्स्टिट्यूट्स फॉर मनी कहते हैं। पूरे मार्केट को सिंपल तरीके से समझा जा सकता है। ये एक ऐसी जगह है जहां शॉर्ट टर्म के लिए लैंडिंग और बोरोइंग होती है, उन लोगों और इंस्टीट्यूशंस के बीच जिनके पास एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं और जिनको टेम्परेरी फंड्स की ज़रूरत होती है। इंडिया में मनी मार्केट ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों चैनल्स के थ्रू काम करता है। पहले लोग डायरेक्टली आपस में मनी ट्रेड करते थे, फिर टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस के थ्रू, और अब इंटरनेट के बढ़ते यूज के साथ सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। ट्रेड्स पार्टीज के बीच डायरेक्ट भी हो सकते हैं या ब्रोकर्स नाम के मिडिलमैन के थ्रू भी। मनी मार्केट की ज़रूरत तब समझ आती है जब हम देखते हैं कि कोई इकोनॉमी बिना इनकम जनरेट किए ग्रो नहीं कर सकती, और इनकम तब जनरेट होती है जब गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं। मॉडर्न इंडस्ट्रीज को प्रोडक्टिव एसेट्स जैसे फैक्ट्रीज और मशीन्स बनाने के लिए ह्यूज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। ये लॉन्ग टर्म पैसे आमतौर पर बैंक लोन्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, डिबेंचर्स या शेयर्स यानी कैपिटल मार्केट से मिलते हैं। लेकिन जब एक फैक्ट्री बनकर प्रोडक्शन शुरू कर देती है, तब बिजनेस को रोज के एक्सपेंसेस और वर्किंग कैपिटल की छोटी मोटी शॉर्टेजेस का सामना करना पड़ता है। प्रोडक्टिव एसेट तैयार होने के बाद भी प्रोडक्शन रुक सकता है अगर रोज का पैसा अरेंज ना हो। ये शॉर्ट टर्म ज़रूरतें कुछ दिनों, हफ्ते या महीनों तक आ सकती हैं। इसी वजह से एक सेपरेट फाइनेंशियल मार्केट चाहिए होता है शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए, मनी मार्केट या वर्किंग कैपिटल मार्केट। इस मार्केट की इंपॉर्टेंस तब और क्लियर होती है जब हम सोचते हैं कि वर्किंग कैपिटल की सिर्फ कुछ लाख या करोड़ की शॉर्टेज भी एक ऐसी फैक्ट्री को रोक सकती है जिसे हजारों करोड़ लगाकर बनाया गया है। प्रोडक्शन रुकने से पेमेंट डिफॉल्ट्स हो सकते हैं, क्रेडिट वर्दीनेस गिर सकती है और इकोनॉमी में चेन रिएक्शन टाइप प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए हर देश को एक स्ट्रॉन्ग और एक्टिव मनी मार्केट चाहिए होता है जिसका वाइड रीच हो, और इसी वजह से आज इसका ज़्यादातर हिस्सा ऑनलाइन ऑपरेट करता है। इंडिया में ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट लगभग सिर्फ पिछले 3 दशकों से प्रॉपर्ली डेवलप हुआ है। हालांकि कुछ फॉर्म में ये पहले से एग्जिस्ट करता था, पर मेनली गवर्नमेंट पर्पसेस के लिए। 1985 में चक्रवर्ती कमेटी ने पहली बार ऑर्गेनाइज मनी मार्केट की ज़रूरत पॉइंट आउट की, और फिर 1987 में बागुल कमेटी ने इसके डेवलपमेंट का प्लान बनाया। आज भी इंडियन मनी मार्केट एक सिंगल यूनिफाइड मार्केट नहीं है। इसके दो मेन पार्ट्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट और ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। बिफोर द गवर्नमेंट ने इंडिया का ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट फॉर्मली डेवलप किया था, एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ मनी मार्केट पहले से ही कई सदियों तक एग्जिस्ट करता आ रहा था। आज भी ये देश के कई हिस्सों में मौजूद है। ये अनऑर्गेनाइज्ड मनी लेंडर्स और फाइनेंशियल ग्रुप्स ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की तरह स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट रूल्स के कंट्रोल में नहीं होते, लेकिन गवर्नमेंट इनके एग्जिस्टेंस को रिकॉग्नाइज करती है। समय के साथ इन ग्रुप्स के कुछ हिस्सों को ऑफिशियल रेगुलेशन के अंडर भी लाया गया, जैसे एनबीएफसीज को 1997 में आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर ले आया गया था। इंडिया के अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट मेनली 3 टाइप के प्लेयर्स से मिलकर बना होता है। पहला ग्रुप अनरेगुलेटेड नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज का होता है। ये चिट फंड्स, निधीज और लोन कंपनीज के फॉर्म में काम करते हैं। निधीज ज़्यादातर साउथ इंडिया में मिलते हैं और ये लोन सिर्फ अपने मेंबर्स को ही देते हैं। इन ऑर्गेनाइजेशंस की इंटरेस्ट रेट यूजुअली बहुत हाई होती है, कभी कभी 36% टू 48% पर एनम तक, जिससे ये एक्सप्लॉयटेटिव और आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाते हैं। ये लिमिटेड एरियाज में ऑपरेट करते हैं और इनका वाइड रीच नहीं होता। पहले ऑफिशियल मनी मार्केट का सिर्फ एक ही इंस्ट्रूमेंट होता था, ट्रेजरी बिल, जो 1965 तक वीकली ऑक्शंस के थ्रू बेचा जाता था। बाद में आरबीआई ने इन बिल्स पर पूरे वीक भर एक फिक्स डिस्काउंट रेट पर अवेलेबल करा दिया।
अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का दूसरा बड़ा पार्ट इंडिजिनस बैंकर्स होते हैं। ये इंडिविजुअल्स या प्राइवेट ग्रुप्स होते हैं जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं और लोन्स देते हैं। बिल्कुल छोटे पर्सनल बैंक्स जैसे फैमिलीज या कम्युनिटीज चलाती हैं। ये एक सिंगल यूनिफॉर्म ग्रुप नहीं होते, बल्कि अलग अलग रीजन्स में अलग कम्युनिटी नेम से काम करते हैं। गुजराती श्रॉफ्स मेनली मुंबई, कोलकाता और दूसरे इंडस्ट्रियल और ट्रेडिंग सिटीज़ में काम करते हैं। मुल्तानी या शिकारपुरी श्रॉफ्स मुंबई, कोलकाता, आसाम टी गार्डन्स और पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ऑपरेट करते हैं। मारवाड़ी कायाज मोस्टली गुजरात में एक्टिव होते हैं और कुछ मुंबई और कोलकाता में भी। चटियास चेन्नई और साउथ इंडिया के पोर्ट सिटीज़ में काम करते हैं। इन सभी ग्रुप्स ने ट्रेडिशनल तरीके से लोकल बिजनेसेस को पैसे उधार देने और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैंडल करने का काम किया है। अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट का तीसरा हिस्सा मनी लेंडर्स होते हैं। ये इंडिया में सबसे लोकल और सबसे एक्सेसिबल लेंडिंग का फॉर्म होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव भी होते हैं। ये छोटे टाउन्स, विलेजेस, नेबरहुड्स और मार्केट प्लेसेस में काम करते हैं। मनी लेंडर्स दो टाइप के हो सकते हैं। कुछ प्रोफेशनल मनी लेंडर्स होते हैं जिनका मेन काम अपना पैसा उधार देकर इंटरेस्ट कमाना होता है। दूसरे नॉन प्रोफेशनल मनी लेंडर्स होते हैं, जैसे शॉपकीपर्स या ट्रेडर्स जो साइड बिजनेस के तौर पर पैसे उधार देते हैं ताकि एक्स्ट्रा इनकम कमा सकें। आज भले ही इंडिया के पास 8 ऑफिशियल ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सिर्फ अप्रूव्ड फर्म्स और इंस्टीट्यूशंस ही यूज कर सकते हैं, फिर भी अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट पैरेलली ऑपरेट करता रहता है। इसके कई रीजंस हैं। इंडियन मनी मार्केट अभी फुल्ली डेवलप नहीं है और ऑफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स की रीच पूरे देश में और स्पेशली रूरल और स्मॉल टाउन एरियाज में पूरी तरह से नहीं है। कई लोग स्पेशली स्मॉल ट्रेडर्स, फार्मर्स और टाइनी बिजनेसेस ऑर्गेनाइज मनी मार्केट में एंटर करना मुश्किल पाते हैं, क्योंकि यहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं जो स्मॉल बोरोवर्स को आसानी से एक्सेस नहीं देते। इन लिमिटेशंस की वजह से लोग अभी भी अनऑर्गेनाइज मनी लेंडर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं, जो हाई इंटरेस्ट चार्ज करने के बावजूद आसानी से मिल जाते हैं, जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं और उन जगहों पर अवेलेबल होते हैं जहां ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट अभी तक नहीं पहुंचा पाया है। मिड 1980s से जब से गवर्नमेंट ने इंडिया का ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट डेवलप करना शुरू किया, तब से धीरे धीरे टोटल 8 मेन टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए जो अलग अलग टाइप्स के बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज यूज करते हैं। इनमें सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है ट्रेजरी बिल्स, जिसे टीबीज भी बोलते हैं। ये इंडिपेंडेंस के टाइम से एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में 1986 से आए। ट्रेजरी बिल्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिए गए शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं, जब उसे 364 दिन तक के लिए पैसे की जरूरत होती है। समय के साथ ट्रेजरी बिल्स के 5 टाइप्स बनाए गए। 2 टाइप्स के 14 डे बिल्स, एक ऑक्शन पर और एक इंटरमीडिएट, फिर 91 डे बिल्स, 182 डे बिल्स और 364 डे बिल्स। आज सिर्फ 91 डे, 182 डे और 364 डे टीबीजी इश्यू होते हैं, क्योंकि 14 डे टाइप्स को 2001 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म मनी नीड्स को पूरा करने के अलावा ट्रेजरी बिल्स बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए एक सेफ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी है। बैंक्स इन्हें सीआरआर और एसएलआर जैसे कंपल्सरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए भी यूज करते हैं, जो आरबीआई सेट करता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या सीडी, जिसका यूज 1989 से स्टार्ट हुआ। इसका यूज बैंक्स और बाद में बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शॉर्ट टर्म फंड्स रेज करने के लिए करते हैं। सीडी बेसिकली एक रिसीट होती है जो किसी व्यक्ति को दी जाती है जब वो बैंक में शॉर्ट टर्म के लिए, यूजुअली 1 साल से कम, पैसे डिपॉजिट करता है, और ये रिसीट मार्केट में ट्रेड भी होती है। 1993 के बाद आईएफसीआई, आईडीबीआई, आईआरबीआई, जिसे 1997 में आईआईबीआई बना दिया गया, और एक्सिम बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस को सीडीज इशू करने की परमिशन भी मिल गई। लेकिन ये सीडीज 1 से 3 साल की ड्यूरेशन के लिए ही होते हैं। कमर्शियल पेपर या सीपी 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये मेनली लार्ज कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए होता है। सीपी इशू करने के लिए कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना जरूरी होता है और उसका वर्किंग कैपिटल कम से कम 5 करोड़ रुपए होना चाहिए। कंपनी को एक अप्रूव्ड एजेंसी जैसे क्रिसिल या आईसीआरए से क्रेडिट रेटिंग भी लेनी पड़ती है। 2019 में सेबी ने कमर्शियल पेपर्स को लिस्ट करने की अप्रूवल दे दी ताकि ज्यादा इन्वेस्टर्स इन्हें खरीद सकें। इसी के साथ 1990 में एक और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हुआ, कमर्शियल बिल या सीबी। ये फाइनेंशियल पेपर्स शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, मर्चेंट बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स जैसे इंस्टीट्यूशंस इन्हें इशू करते हैं। इन्होंने 1952 से चल रहा पुराना बिल मार्केट रिप्लेस कर दिया। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉल मनी मार्केट। ये मेनली वो जगह है जहां बैंक्स एक दूसरे से बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए पैसे बोरो और लेंड करते हैं। कई बार लोन सिर्फ 1 दिन का होता है, इसीलिए इसे ओवरनाइट मार्केट या मनी एट कॉल बोलते हैं।
बोरोइंग 14 डेज तक के लिए भी हो सकती है, जिसे शॉर्ट नोटिस कहते हैं। कभी कभी बैंक सिक्योरिटी के अगेंस्ट बोरो करते हैं, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और कभी बिना सिक्योरिटी के भी बोरो करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके पास यूजुअली सरप्लस फंड्स होते हैं, वो मोस्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अगेंस्ट लेंड करता है, जबकि दूसरे लेंडर्स बैंक्स के डिपॉजिट रिसीट्स के अगेंस्ट भी लेंडिंग कर सकते हैं। यहाँ इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट जो आरबीआई सेट करता है, उसके अराउंड मूव करता रहता है। जनरल रूल सिंपल है, जितनी लंबी बोरोइंग पीरियड होगी उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स यहां बोरो और लेंड कर सकते हैं, जबकि एलआईसी, जीआईसी, म्यूचुअल फंड्स, आईडीबीआई और नाबार्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस सिर्फ लेंड कर सकते हैं, बोरो नहीं। म्यूचुअल फंड्स या एमएफ्स ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट का एक और मेजर इंस्ट्रूमेंट है। इन्हें 1992 में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि इंडिविजुअल्स भी शॉर्ट टर्म के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकें। टाइम के साथ म्यूचुअल फंड्स के रूल्स को फ्लेक्सिबल बनाया गया। मार्च 2000 से म्यूचुअल फंड्स को सेबी और आरबीआई दोनों रेगुलेट कर रहे हैं। आज बैंक्स, पब्लिक और प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट कंपनीज सभी म्यूचुअल फंड सेटअप कर सकती हैं। अप्रैल 2020 तक सेबी के पास 50 म्यूचुअल फंड कंपनीज रजिस्टर्ड थीं, जो 27 लाख करोड़ रुपीस से ज्यादा फंड्स मैनेज कर रही थीं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के साथ दो बहुत ही इंपॉर्टेंट और डायनेमिक इंस्ट्रूमेंट्स आए, रीपोज और रिवर्स रीपोज। रीपो का फुल फॉर्म है रीपर्चेज रेट। रीपो दिसंबर 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ और रिवर्स रीपो नवंबर 1996 में। रीपो से बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शॉर्ट पीरियड के लिए आरबीआई से पैसा बोरो कर सकते हैं, अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आरबीआई को बेचकर, इस एग्रीमेंट के साथ कि बाद में वो उन्हें वापस खरीद लेंगे। रिवर्स रीपो इसका ऑपोजिट है, यहां आरबीआई बैंक से बोरो करता है, उन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचकर। रीपो और रिवर्स रीपो के इंटरेस्ट रेट्स आरबीआई टाइम टू टाइम अनाउंस करता है। ये टूल्स बहुत यूजफुल हैं क्योंकि ये इकोनॉमी में मनी का स्मूथ फ्लो बनाए रखते हैं। बैंक्स आसानी से बोरो कर सकते हैं जब उन्हें फंड्स की जरूरत हो, और एक्स्ट्रा फंड्स को सेफ तरीके से पार्क भी कर सकते हैं जब सरप्लस हो। रीसेंट ईयर्स में रीपोज और रिवर्स रीपोज आरबीआई की मॉनेटरी और क्रेडिट पॉलिसी के सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स बन गए हैं। उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद अप्रैल 2014 में आरबीआई ने टर्म रीपो और टर्म रिवर्स रीपो भी इंट्रोड्यूस किए, जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होते हैं और फाइनेंशियल मार्केट्स में ज्यादा स्टेबिलिटी और क्लियरर इंटरेस्ट रेट सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट ने एक और शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट बनाया, कैश मैनेजमेंट बिल या सीएमबी। ये अगस्त 2009 में आरबीआई के कंसल्टेशन के बाद इंट्रोड्यूस हुआ। सीएमबीज गवर्नमेंट को टेम्पररी कैश शॉर्टेजेस मैनेज करने में हेल्प करते हैं। ये शॉर्ट टर्म डिस्काउंटेड बिल्स होते हैं और 91 डेज से कम पीरियड में मैच्योर हो जाते हैं। ट्रेजरी बिल्स भी सेम काम करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें 1997 से वेज एंड मीन्स एडवांसेस अरेंजमेंट के अंडर ला दिया गया था, गवर्नमेंट उन्हें फ्रीली इशू नहीं कर सकती जब भी शॉर्ट टर्म मनी की जरूरत हो। कैश मैनेजमेंट बिल्स पर ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते, इसीलिए ये ज्यादा फ्लेक्सिबली इशू किए जा सकते हैं। अमंग ऑल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल टुडे, म्यूचुअल फंड्स को लॉन्ग टर्म में वेल्थ ग्रो करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं और उनका रिस्क लेवल इस बात पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं। नाम से ही बेसिक आइडिया समझ आ जाता है। एक म्यूचुअल फंड तब बनता है जब बहुत सारे लोग अपना पैसा एक कॉमन पूल में जमा करते हैं। फिर ट्रेंड और एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स इस पूल्ड मनी को हैंडल करते हैं और इसे अलग अलग जगहों पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कंपनी शेयर्स, गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कॉल मनी, और कभी कभी गोल्ड या प्रॉपर्टी तक में। यूजुअली किसी म्यूचुअल फंड का नाम ही बता देता है कि वो किस में इन्वेस्ट करता है। जैसे एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, एक गिल्ट फंड सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है, और एक फार्मा फंड मेनली फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। म्यूचुअल फंड सबसे पहले मनी मार्केट में इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसे आरबीआई सुपरवाइज करता है, लेकिन ये कैपिटल मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों मार्केट्स में काम करते हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, तो इसलिए दो रेगुलेटर्स इन्हें गाइड करते हैं, आरबीआई और सेबी। सारे म्यूचुअल फंड्स को सेबी के साथ ऑफिशियली रजिस्टर करना जरूरी होता है, और सेबी ही उन ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है जो म्यूचुअल फंड्स के वर्किंग को डिटेल में नहीं समझते। इन इन्वेस्टर्स के लिए सेबी की सुपरविजन एक सेफ्टी का सेंस देती है। हर म्यूचुअल फंड एक स्किल्ड टीम द्वारा चलाया जाता है, जिसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एएमसी कहते हैं। एएमसी ही डे टू डे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेती है। एएमसी के ऊपर एक ट्रस्टीज का ग्रुप भी होता है जो उनके काम को मॉनिटर करता है। एएमसी और ट्रस्टीज दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्योंकि वो उन लोगों का हार्ड अर्न मनी हैंडल कर रहे हैं जिनके पास इन्वेस्टिंग का नॉलेज नहीं है। इस जिम्मेदारी को फिड्यूशरी ड्यूटी कहते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें इन्वेस्टर्स के बेटर इंटरेस्ट्स में ऑनेस्टली और वाइजली एक्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को फंड हाउस डायरेक्टली यूनिट्स बेच सकता है या फिर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। ये डिस्ट्रीब्यूटर कोई पर्सन, कंपनी या बैंक भी हो सकता है। जब कोई व्यक्ति म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो फंड हाउस उसे यूनिट्स देता है जो उसके शेयर को रिप्रेजेंट करती है। हर यूनिट की प्राइस एक सेबी अप्रूव्ड प्रोसेस से डिसाइड होती है, जिसे एनएवी या नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। एनएवी फंड के टोटल एसेट्स के वैल्यू को टोटल यूनिट से डिवाइड करके निकाला जाता है। एनएवी यूजुअली डेली चेंज होता है और डेली पब्लिश भी होता है।
लेकिन जब एक नया म्यूचुअल फंड स्कीम पहली बार लॉन्च होता है तो यूनिट्स आमतौर पर ₹10 के फ्लैट प्राइस पर बेची जाती हैं। म्यूचुअल फंड्स 3 टाइप्स के स्कीम्स ऑफर करते हैं। पहला टाइप है ओपन एंडेड स्कीम्स। इन स्कीम्स में इन्वेस्टर्स कभी भी यूनिट्स बाय या सेल कर सकते हैं NAV प्राइस पर। क्योंकि नए इन्वेस्टर्स आते रहते हैं और पुराने निकलते रहते हैं, टोटल यूनिट्स की नंबर डेली चेंज होती रहती है और इस वजह से NAV भी डेली चेंज होता रहता है। इंडिया में फंड हाउस जितनी चाहें उतनी यूनिट सेल कर सकते हैं, हालांकि कई बार वो टेम्पररी न्यू यूनिट सेल करना स्टॉप भी कर देते हैं। दूसरा टाइप है क्लोज्ड एंडेड स्कीम्स। ये फंड सिर्फ एक बार लॉन्च के टाइम यूनिट्स इशू करते हैं, जिसे न्यू फंड ऑफर कहते हैं। इसके बाद यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स उन्हें शेयर्स की तरह बाय सेल कर सकते हैं। क्योंकि ये यूनिट्स मार्केट में ट्रेड करते हैं, इनकी प्राइस डिमांड पर डिपेंड करती है और अक्सर एक्चुअल NAV से कम रहती है। क्लोज्ड एंडेड फंड्स एक फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स के लिए चलते हैं। पीरियड एंड होने पर इन्वेस्टर्स को उनका पैसा वापस मिल जाता है या स्कीम को ओपन एंडेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे क्लोजिंग डेट पास आती है, यूनिट की ट्रेडिंग प्राइस और NAV के बीच का गैप कम होता जाता है और लास्ट डे पर पूरी तरह खत्म हो जाता है। तीसरा टाइप है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स या ETFs, जिनमें ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड दोनों स्कीम्स के फीचर्स होते हैं। क्लोज्ड एंडेड फंड्स की तरह ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं और मार्केट आवर्स में बाय सेल किए जा सकते हैं, लेकिन इनकी ट्रेडिंग प्राइस NAV के बहुत क्लोज रहती है। इनमें अक्सर स्पेसिफिक एसेट्स जैसे गोल्ड का बेस होता है। अगर म्यूचुअल फंड्स अच्छे से मैनेज किए जाएं तो ये यूजुअली लॉन्ग टर्म, स्पेशली 10 ईयर्स या ज़्यादा पीरियड में फिक्स्ड डिपॉजिट्स या पब्लिक प्रोविडेंट फंड जैसे कंप्लीटली सेफ इंस्ट्रूमेंट से बेटर रिटर्न्स देते हैं। म्यूचुअल फंड्स कई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशन, जिसमें पैसा अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में स्प्रेड होता है, जिससे ओवरऑल रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट, हाई लिक्विडिटी, सेबी और RBI की स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी प्रोटेक्शन और रिलेटिवली लो कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली कई ब्लू चिप कंपनी शेयर्स खरीदना चाहे तो उसमें बहुत पैसा और ट्रैकिंग का एफर्ट लगेगा, लेकिन एक म्यूचुअल फंड जो ऑलरेडी इन शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, उस इन्वेस्टर को कम कॉस्ट पर और बिना एक्सपर्टीज के सेम एक्सपोजर दे देता है। म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्टर्स को ये डिसाइड करने की फ्रीडम भी देते हैं कि उनका पैसा कहाँ इन्वेस्ट होना चाहिए। लोग 100% लोन मार्केट इन्वेस्टमेंट यानी फंड सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करता है, या 100% शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट यानी पूरा पैसा कंपनी स्टॉक्स में जाता है, या बैलेंस्ड ऑप्शन यानी 60% पैसा लोन मार्केट में और 40% शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होता है। ये परसेंटेज शेयर मार्केट की परफॉर्मेंस और इकोनॉमी की हेल्थ के हिसाब से एडजस्ट किया जाता है और म्यूचुअल फंड्स ऐसे बदलाव इन्वेस्टर्स को क्लियरली इन्फॉर्म करते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए चीज़ें सिंपल बनाने के लिए सेबी ने अक्टूबर 2017 में अनाउंस किया कि सारे म्यूचुअल फंड स्कीम्स को 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा। ये कैटेगरीज हैं डेट, इक्विटी, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड जैसे रिटायरमेंट या चिल्ड्रन स्कीम्स और अदर्स। हर ब्रॉड कैटेगरी को और फाइन कब सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जैसे एक डिविडेंड यील्ड इक्विटी फंड मेनली उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है जो हाई डिविडेंड्स देते हैं, जबकि एक बैंकिंग एंड PSU डेट फंड को अपने टोटल फंड्स का कम से कम 80% पब्लिक सेक्टर कंपनीज और गवर्नमेंट बैक्ड लेंडर्स के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होता है। सेबी ने ये रूल भी बनाया कि एक फंड हाउस एक ही कैटेगरी में सिर्फ एक स्कीम रख सकता है, ताकि इन्वेस्टर्स को बहुत सारे सिमिलर ऑप्शंस देखकर कंफ्यूजन ना हो। डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे DFHI बोला जाता है, अप्रैल 1988 में RBI ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स और LIC, GIC, UTI जैसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर क्रिएट किया था। DFHI को इसलिए सेटअप किया गया क्योंकि इंडियन बैंकिंग सिस्टम को एक ऐसे मैकेनिज्म की ज़रूरत थी जो लिक्विडिटी को सही तरह मेंटेन कर सके, यानी कि सिस्टम में कैश का एक ठीक बैलेंस बना रहे और साथ ही इकोनॉमी के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को इजीली कभी भी बाय सेल किया जा सके। 2004 में RBI ने अपने सारे शेयर्स DFHI में से SBI की सब्सिडियरी SBI गिल्ड्स लिमिटेड को बेच दिए। उसके बाद इसका नाम चेंज करके SBI DFHI रखा गया। आज ये देश का सबसे बड़ा प्राइमरी डीलर है और पूरी तरह कमर्शियल प्रिंसिपल्स पर काम करता है। ये सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में बिना किसी अपर लिमिट के डील करता है, जब भी ज़रूरत हो बाय सेल करता है, ताकि इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में लिक्विडिटी और स्टेबिलिटी बनी रहे। किसी भी देश का कैपिटल मार्केट वो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मार्केट होता है जहां 365 डेज से ज़्यादा पीरियड के लिए पैसा रेज किया जाता है। एक स्ट्रॉन्ग कैपिटल मार्केट के बिना प्रोडक्टिव एसेट्स बनाना और इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। जैसे जैसे देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, कैपिटल मार्केट की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती गई। अर्ली डेज में बैंक्स कैपिटल मार्केट का पहला इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे। बाद में इंश्योरेंस इंडस्ट्री, म्यूचुअल फंड्स और आखिर में स्टॉक मार्केट भी सिस्टम के बड़े हिस्सों में शामिल हो गए। कैपिटल मार्केट को ऑर्गेनाइज तरीके से डेवलप करना और उसके लिए ठीक रूल्स रेगुलेशंस बनाना हमेशा से किसी भी इकोनॉमी के लिए एक टफ टास्क रहा है। आज ये वाइडली माना जाता है कि किसी इकोनॉमी को लॉन्ग रन में स्ट्रांगली ग्रो करने के लिए एक स्टेबल, ट्रांसपेरेंट और वाइब्रेंट कैपिटल मार्केट होना ज़रूरी है।
इंडिया का कैपिटल मार्केट आज इंडिपेंडेंस के बाद के अर्ली ईयर्स से काफ़ी बेहतर और स्ट्रांग है, लेकिन ये प्रोग्रेस धीरे धीरे स्ट्रगल्स के साथ आई। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपना मेन ग्रोथ पाथ चुना और इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी नीड थी लॉन्ग टर्म कैपिटल। लेकिन उस टाइम इंडियन बैंक्स वीक थे, उनके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं था और वो पूरे देश में इवनली स्प्रेड भी नहीं थे, इसलिए वो बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस नहीं कर पाते थे। इसी वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं जो वो फंक्शंस कर सकें जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में बैंक्स करते हैं। इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का जिम्मा लिया, यानी कि इंडस्ट्रीज को लॉन्ग टर्म लोन्स देना ताकि वो नए प्रोजेक्ट सेटअप कर सकें। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए किसी देश को कैपिटल, टेक्नोलॉजी और लेबर की ज़रूरत होती है, और इंडिया के लिए सबसे बड़ी चैलेंज थी कैपिटल अरेंज करना। गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों सोर्सेज से कैपिटल अरेंज किया और पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए। इंडिया में इन लार्ज इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को दिए जाने वाले लोन्स और सपोर्ट को प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कहा गया। टाइम के साथ इंडियन कैपिटल मार्केट में अलग अलग सेगमेंट्स शामिल होते गए, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की नीड की वजह से इंडिया ने ओवर द ईयर्स बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए, जिसे ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में रखा गया। पहली कैटेगरी थी ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे IFCI 1948, ICICI 1955, IDBI 1964, SIDBI 1990 और IIBI 1997। ये सारे पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस थे एक्सेप्ट ICICI, जो कि एक जॉइंट वेंचर था जिसमें पैसा RBI, कुछ फॉरेन बैंक्स और कुछ इंडियन कंपनी से आया था। इन इंस्टीट्यूशंस को मेनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करती थी। 1980s तक इंडियन बैंक स्ट्रांग हो गए थे और उनके पास ज़्यादा कैपिटल था। 1990s के अर्ली ईयर्स में स्टॉक मार्केट भी ज़्यादा एक्टिव हो गया। इससे कंपनीज के लिए सस्ता कैपिटल बैंक से या स्टॉक मार्केट से रेज करना ईजी हो गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को भी मार्केट से नया कैपिटल रेज करने की परमिशन मिल गई। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लगभग फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पर लोन्स देते थे, जबकि बैंक्स चीप डिपॉजिट्स रेज करके लोअर रेट्स पर लोन्स दे सकते थे। इसलिए ये इंस्टीट्यूशंस धीरे धीरे अनअट्रैक्टिव होते गए और इररेलेवेंट बनने लगे। आने वाले सालों में ये काफ़ी वीक हो गए। गवर्नमेंट ने फिर नरसिंघम कमेटी 1 की रिकमेंडेशन पर डिसाइड किया कि इन्हें डेवलपमेंट बैंक्स बनाया जाए और इन्हें ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक्स कहा गया। 2000 में ICICI को रिवर्स मर्जर की परमिशन दी गई, यानी पुरानी कंपनी नए बैंक में मर्ज हो गई और ICICI बैंक पहला ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक बनकर इमर्ज हुआ, जिसे अब प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का कोई ऑब्लिगेशन नहीं था। ऐसे बैंक्स को यूनिवर्सल बैंक्स कहा गया, यानी ये जितनी चाहें फाइनेंशियल सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस, मर्चेंट बैंकिंग, म्यूचुअल फंड्स वगैरह वगैरह। 2002 में IDBI ने भी रिवर्स मर्जर किया IDBI बैंक के साथ और सेकेंड ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक बना, लेकिन इसे अपना पहला प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग का रोल कंटिन्यू करना पड़ा। 2002 में गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि IFCI और IIBI को पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज करके एक बड़ा यूनिवर्सल बैंक बनाया जाए, लेकिन माना जाता है कि PNB इस मर्जर को नहीं चाहता था, क्योंकि IFCI और IIBI दोनों हैवी लॉसेस में चल रहे थे। ये आइडिया कुछ हिस्सा नरसिम्हम कमेटी 2 की रिकमेंडेशंस के साथ मैच करता था, लेकिन कुछ हिस्सा उसके अगेंस्ट भी था, क्योंकि कमेटी ने एडवाइस किया था कि वीक इंस्टीट्यूशंस को ना तो वीक बैंक्स के साथ ना स्ट्रॉन्ग बैंक्स के साथ मर्ज किया जाए। गवर्नमेंट अब IFCI और IIBI को फाइनेंशियली हेल्दी बनाने की कोशिश कर रही है बाय रिकवरिंग ड्यूज और उनके बैलेंस शीट्स को स्ट्रॉन्ग करके। आज सिर्फ कुछ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही RBI रेगुलेशन के अंडर ऑपरेट कर रहे हैं। पहले जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस थे, जैसे LIC, GIC और UTI, उन्हें अब रिक्लासीफाई कर दिया गया है और वो अब पुरानी इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन कैटेगरी का पार्ट नहीं है। LIC अब सिर्फ एक इंश्योरेंस कंपनी के रूप में देखा जाता है और लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में इकलौता पब्लिक सेक्टर कंपनी है जो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ compete करती है। UTI अब एक म्यूचुअल फंड कंपनी बन गया है और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का पार्ट है प्राइवेट फंड्स के साथ compete करते हुए। पहले GIC के अंडर जो 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज थीं, वो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डायरेक्टली ओन्ड कंपनीज बन गई हैं, जबकि GIC अब सिर्फ री इंश्योरेंस पर फोकस करता है। इन बड़े चेंजेस की वजह से इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस टर्म अब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में यूज नहीं होता। स्टेट्स भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हिस्सा लेना चाहते थे, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने की परमिशन दी। इससे 2 टाइप के इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुई। पहली थी स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस, जिसका पहला SFC पंजाब में 1955 में सेटअप हुआ और बाद में बाकी स्टेट्स में भी बनी, और दूसरी स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशंस, जो स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस थीं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर फोकस करती थीं और सबसे पहले आंध्र प्रदेश और बिहार ने 1960 में बनाई। आज ऑलमोस्ट सारे स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस हैवी लॉसेस में चल रहे हैं। शायद फ्यूचर में इनका रीस्ट्रक्चर ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरह किया जाए,
लेकिन स्टेट्स कोई एक्शन नहीं लेना चाहते और प्राइवेट प्लेयर्स इन्हें टेक ओवर करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस काफ़ी फाइनेंशियली वीक हैं। ओवर टाइम इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री ने काफ़ी चेंजेस देखे हैं। सबसे पहले 1969 और 1980 में गवर्नमेंट ने नेशनलाइजेशन के थ्रू बहुत से बैंक्स को अपने कंट्रोल में ले लिया ताकि बैंकिंग सर्विसेज ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। बाद में 1993-94 में सेक्टर को दोबारा प्राइवेट कंपनीज के लिए ओपन किया गया। धीरे धीरे बैंकिंग सिस्टम इंडिया के फाइनेंशियल वर्ल्ड का सबसे स्ट्रांग और डिपेंडेबल हिस्सा बन गया। अप्रैल 2020 तक इंडिया में 163 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स थे। इनमें 18 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 53 रीजनल रूरल बैंक्स, 41 प्राइवेट इंडियन बैंक्स जिनमें से 10 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, 7 पेमेंट बैंक्स और 3 लोकल एरिया बैंक्स थे और 46 फॉरेन बैंक्स थे। प्राइवेट बैंक्स में फॉरेन इन्वेस्टमेंट 74% तक अलाउ की गई थी। रिफॉर्म पीरियड में गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि बैंकिंग सेक्टर जल्द ही एक्सपैंड होगा, लेकिन नए प्राइवेट बैंक्स धीरे धीरे आए। आरबीआई ने बाद में अनाउंस किया कि वो रेगुलर इंटरवल्स में नए बैंक्स को परमिशन देगा और 2014 में 2 नए प्राइवेट बैंक्स को लाइसेंस दिया गया। बिल्कुल बैंकिंग जैसे ही इंश्योरेंस सेक्टर भी काफ़ी बदला। इंडिपेंडेंस के बाद लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस को 1956 और 1970 में नेशनलाइज कर दिया गया। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज ने लोगों को फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी और नेशन बिल्डिंग में भी बड़ा रोल प्ले किया। जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू हुए तो सेक्टर को रीस्ट्रक्चर किया गया। 1999 से प्राइवेट कंपनीज को एंट्री दी गई, जिनमें फॉरेन कंपनीज भी शामिल थी, जिनके लिए 49% एफडीआई लिमिट रखी गई। एक नया रेगुलेटर IRDA बनाया गया ताकि पूरे सेक्टर को सुपरवाइज किया जा सके। अप्रैल 2020 तक इंडिया में 57 इंश्योरेंस कंपनीज थीं। इनमें से 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज और 33 नॉन इंश्योरेंस कंपनीज थीं। एक पब्लिक सेक्टर लाइफ इंश्योरर LIC, 4 पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरर्स, 2 स्पेशलाइज्ड इंश्योरर्स AICL और ECGC, एक पब्लिक सेक्टर री इंश्योरेंस कंपनी GIC री और 4 फॉरेन री इंश्योरर्स थे। इंश्योरेंस का कवरेज रिफॉर्म्स के दौरान बढ़ा, लेकिन ग्रोथ उतनी नहीं हो पाई जितना एक्सपर्ट्स और IRDA एक्सपेक्ट कर रहे थे। बैंकिंग और इंश्योरेंस के साथ ही इंडिया का सिक्योरिटी मार्केट यानी शेयर और स्टॉक मार्केट भी बहुत तेजी से डेवलप हुआ। जब गवर्नमेंट ने इसे ऑर्गेनाइज करना शुरू किया और रेगुलेशन इंट्रोड्यूस की, तो ये मार्केट बहुत फास्ट एक्सपैंड होने लगा। आज इंडिया का स्टॉक मार्केट दुनिया के लीडिंग मार्केट्स में काउंट होता है और कैपिटल मार्केट का स्ट्रॉन्ग पिलर माना जाता है। ये कंपनीज को पैसा रेस करने में बैंक्स को कम्पीट करता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी इस पूरे सेगमेंट को रेगुलेट करता है। इंडिया ने एक फॉरवर्ड मार्केट भी डेवलप किया, जहां कमोडिटीज और डेरिवेटिव्स का ट्रेडिंग होता है इमीडिएट या फ्यूचर डिलीवरी के लिए। पहले इसे फॉरवर्ड मार्केट कमीशन यानी FMC रेगुलेट करती थी, लेकिन 2015 के एंड तक FMC को CB में मर्ज कर दिया गया। इंडिया में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का रेगुलेशन यूजुअली प्रोडक्ट के टाइप के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। मतलब RBI बैंकिंग एक्टिविटीज जैसे लोन्स, डिपॉजिट्स, मनी ट्रांसफर को रेगुलेट करता है। सेबी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करता है। IRDA इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करता है और पेंशन फंड डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी PFRDA पेंशन प्रोडक्ट्स को देखते हैं। FMC पहले कमोडिटी फ्यूचर्स को रेगुलेट करता था जब तक कि वो सेबी में मर्ज नहीं हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर रेगुलेशन अक्सर कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि कई ऑर्गेनाइजेशंस एक से ज़्यादा टाइप के प्रोडक्ट्स ऑफर करती हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज कभी कभी इन्वेस्टमेंट जैसी पॉलिसीज बेचती हैं, जिससे उन्हें सिर्फ एक रेगुलेटर के अंडर रखना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से सेबी और IRDA के बीच ULIP कंट्रोवर्सी अर्ली 2010s में सामने आई। कोऑपरेटिव बैंक्स एक और एग्जाम्पल हैं। ये नॉर्मल बैंक्स की तरह डिपॉजिट्स और लोन्स हैंडल करती हैं, लेकिन इनका रेगुलेशन ज़्यादातर रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स के पास होता है, RBI के नहीं, जिससे ओवरलैप क्रिएट होता है। मेन रेगुलेटर्स के अलावा कुछ क्वासी रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं। नाबार्ड रीजनल रूरल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स को सुपरवाइज करता है। NHB हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को रेगुलेट करता है। SIDBI स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशंस को सुपरवाइज करता है। ये बॉडीज पूरा फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेट नहीं करती, सिर्फ स्पेशलाइज्ड एरियाज को रेगुलेट करती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज भी फाइनेंशियल सेक्टर में रोल प्ले करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिप्रेजेंटेटिव्स RBI, SEBI और IRDA के बोर्ड्स में होते हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज और अर्बन डेवलपमेंट से जुड़ी मिनिस्ट्रीज भी SIDBI और NHB जैसे बोर्ड्स में रिप्रेजेंटेशन रखती हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन पहले मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर था, लेकिन 2014 में इसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर शिफ्ट कर दिया गया और बाद में SEBI में मर्ज कर दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट्स भी फाइनेंशियल रेगुलेशन में हिस्सा लेती हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स के थ्रू ये अपने स्टेट्स में चलने वाले कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करती हैं।
कभी कभी इससे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया था माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। इनमें से बहुत सारी MFIs नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज थीं जो ऑलरेडी RBI के अंडर रेगुलेटेड थीं। ऐसे ओवरलैपिंग कंट्रोल से कन्फ्यूजन और कोर्ट केसेस बढ़े, जिसमें से कुछ अभी तक पेंडिंग हैं। कुछ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे SBI, LIC, GIC और पहले IDBI, IFCI और UTI पार्लियामेंट के स्पेशल लॉज के अंडर गवर्न्ड हैं। इस वजह से उनकी लीगल स्टेटस दूसरे सिमिलर काम करने वाले इंस्टीट्यूशन से अलग होती है। हालांकि कुछ स्पेशल एक्ट्स रिपील किए जा चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं वो अभी भी अपने स्पेशल लॉज के अंडर ही ऑपरेट करते हैं। रेगुलेटर्स के बीच कंफ्यूजन कम करने और कोऑर्डिनेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल FSDC बनाया। ये पहले वाले हाई लेवल कमेटी ऑन कैपिटल मार्केट्स की जगह आया। FSDC को फाइनेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं और ये एक प्लेटफॉर्म जैसा काम करता है जहां सारे रेगुलेटर्स एक साथ आते हैं। इसके पास लीगल पावर्स नहीं हैं, लेकिन ये रेगुलेटर्स के बीच डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करता है, मल्टी रेगुलेटर कवरेज वाले बड़े फाइनेंशियल ग्रुप्स को मॉनिटर करता है और कंबाइंड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स से जुड़ी इश्यूज हैंडल करता है। गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन FSLRC भी बनाया, जिसे जस्टिस BN श्रीकृष्णा ने हेड किया, पूरे फाइनेंशियल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को स्टडी करने के लिए। कमीशन ने 2013 में अपना रिपोर्ट सबमिट की। इसका मेन आइडिया ये था कि सेक्टर वाइज रेगुलेटर्स बनाने की जगह इंडिया को टास्क बेस्ड स्ट्रक्चर फॉलो करना चाहिए। मतलब सारे बेसिक रेगुलेटरी काम एक ही यूनिफाइड एजेंसी, यूनिफाइड फाइनेंशियल एजेंसी के अंडर होने चाहिए, जिससे SEBI, IRDA जैसे डिस्प्यूट्स, यूलिप इशू अवॉइड हो सकें। कमीशन ने एक फाइनेंशियल रिड्रेसल एजेंसी कस्टमर कंप्लेंट्स के लिए, एक फाइनेंशियल सेक्टर एपिलेट ट्राइब्यूनल अपील्स के लिए और बैंकिंग एक्टिविटीज सुपरवाइज करने के लिए RBI के अलावा 3 नई एजेंसीज बनाने का सजेशन दिया। गवर्नमेंट अभी इन रिकमेंडेशंस को एग्जामिन कर रही है और कुछ सजेशंस धीरे धीरे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं।